नमस्ते दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए, जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसमें सेंटर और स्टेट के अलावा स्टेट और स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट देखा गया है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो असम अकेला जो स्टेट है उसका कई सारे राज्यों के साथ डिस्प्यूट है। असम से अलग होके कई सारे अलग स्टेट्स बने हैं, जैसे मेघालय हो गए, मेघालय, नागालैंड। तो कई बार क्या हुआ कि इस डिवीज़न में अच्छे से बॉर्डर डिमार्केशन नहीं हो पाया और इन जगह अभी भी डिस्प्यूट है। अगर हम असम की बात करें तो असम का अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से, मेघालय से, यहाँ तक कि नागालैंड से भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये जो डाटा है आपका होम मिनिस्टर ने ही खुद बताया है इन लोकसभा। इसके अलावा लद्दाख का भी हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा का भी हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर डिस्प्यूट देखा गया है। इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी जो बॉर्डर है उसके लिए विवाद है। अगर हम इसका रीज़न देखें कि ये क्यों न्यूज़ में है, तो ये समझना होगा कि रिसेंटली जो असम और मेघालय गवर्नमेंट ने सेटल किया है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट कम से कम 6 एरियाज़ में, जो कि अच्छी बात है। असम से ही अलग होके मेघालय बना था 1972 में। तो ऐसे 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट हैं जहाँ पे दोनों स्टेट्स के बीच में मतभेद है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है, क्योंकि दोनों स्टेट है, इन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला है। अगर हम जो डिवीज़न है हमारे स्टेट्स का, तो इसका जो डिवीज़न है ये ब्रिटिश समय से ही चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने 550 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड किया था हमारे देश को। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंटीग्रिटी आई, यूनिटी आई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टेप्स थे उसके बाद हम अपने देश को इंटीग्रेट करके 550 प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर ला पाए। और फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था 1953 का, उसने हमारे देश को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। और उसके बाद अभी जो टोटल नंबर है वो है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। जो अभी भी जो एक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं, वो जैसा मैंने बताया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जो परवाणु रीजन है वहाँ, उसी तरह महाराष्ट्र कर्नाटक में है कि जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर, हिमाचल प्रदेश लद्दाख का है सरचू के ऊपर। और कुछ ऐसे भी हैं जो डोरमेंट है, ये तो एक्टिव वाले हैं, कुछ हैं जो डोरमेंट है, मतलब कि अभी उन पे एक्टिव कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, मतलब कि सहमति नहीं हो पाई है, लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं है जितना कि ये एक्टिव वाले रीजन्स हैं। तो समझते हैं कि रीज़न क्या क्या है जिसके कारण इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। पहला तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। जैसा मैंने कहा, ब्रिटिशर्स को हमारे जो कल्चर, जो अलग अलग डिवीज़न है उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, उनके कन्वेनियंस के अनुसार डिवीज़न करते थे। तो वो इस तरह से आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट करते थे कि लोगों में को डिवाइड कर सकें और रूल कर सकें। दूसरा है कि कोई लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हैंडल किया जाए। नागालैंड ने रिजेक्ट किया है सुंदरम कमेटी की रिपोर्ट ऑन इट्स डिस्प्यूट विद असम। उसी तरह मेघालय ने भी रिजेक्ट किया है वाईवी चंद्रचूड कमेटी की रिपोर्ट। तीसरा रीज़न है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म। जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल में भी बात की गई है कि ये तरीके अपनाए जाए इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन का, वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अंडर आर्टिकल 131 जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, एक्सटेंड्स टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स इन्वॉल्विंग लीगल राइट्स। लेकिन क्या होता है इसमें कि या तो सॉल्यूशन बहुत धीरे धीरे आता है या फिर स्टेट्स भी खुद कोऑपरेट नहीं करते, तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो असम और नॉर्थ ईस्ट का जो डिवीज़न हुआ है उसमें कई सारे स्टेट्स के बीच में ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट है, जैसे मैंने बताया। चौथा पॉइंट है कि जो हमारा आर्टिकल 263 है, जैसा मैंने कहा, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म कुछ हैं, जैसे इंटरस्टेट काउंसिल हो गया जो कि आपका आर्टिकल 263 के अंदर है, बनता है। तो इंटरस्टेट काउंसिल का हम यूटिलाइज़ नहीं करते। इंटरस्टेट काउंसिल को अगर टाइमली इसका मीटिंग हो तो आसानी से बहुत सारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, चाहे वो बॉर्डर का हो या वाटर का हो या बाकी भी हो, वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन ना तो इसका रेगुलर मीटिंग होता है, ना इसका यूटिलाइजेशन होता है। चौथा रीज़न है कि डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम जोनल काउंसिल। जो जोनल काउंसिल है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सेटअप हुआ था अंडर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जोनल काउंसिल का भी जो मीटिंग है बहुत
कम होता है, बहुत लेस फ्रिक्वेंट है, और ये बाकी इश्यूज़ पे ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात होती है इंस्टेड ऑफ कि इस तरह के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाले टॉपिक्स पे, तो डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व रहते हैं। पांचवा पॉइंट है कि लिमिटेशन ऑन यूनियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कई बार क्या होता है कि जो सेंटर होती है वो भी एक्टिवली एकोमोडेट नहीं कर पाती है दोनों स्टेट के इंटरेस्ट को, और वो बायस्ड फील होने लगता है कि सेंटर कहीं ना कहीं बायस्ड है किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के प्रति। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है, एक लिमिटेशन रहता है कि वो अगर एक स्टेट के फेवर में कुछ करती है तो दूसरे स्टेट के लोग उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो वोट बैंक है, पॉलिटिकल यूटिलाइज जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो भी एक कारण है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये बने रहता है। कोई भी पार्टी अपने स्टेट के जो भी स्टेप्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं उसके अगेंस्ट जाके कुछ नहीं बोलती। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा बाकी भी रीज़न है, जैसे कि जो लोग हैं यहाँ के, जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो थ्रेट फील करते हैं जब कहीं से माइग्रेशन होता है, लोग बाहर के लोग आते हैं, तो उनको लगता है उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर पे खतरा है, या फिर इकोनॉमिक कंपटीशन होता है। मतलब कई बार जो जिस एरिया पे डिस्प्यूट है वो रिसोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को फील होता है कि अगर ये एरिया चला गया तो हमारे लिए इकोनॉमिक लॉस होगा। उसी तरह जो जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पे वहाँ का जो टेरेन या जो पूरा एरिया है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे एक तरफ फॉरेस्ट है, एक तरफ रिवर्स है, तो एग्जैक्टली मार्क करना बाउंड्रीज़ को भी आसान बात नहीं है। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करें कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो समझिए कि सोशल कॉन्सिक्वेंस तो एक ये होता है कि जब वायलेंस होगा तो डेथ्स होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, लोग इंजर्ड होंगे, और साथ में जो रिसोर्स भी होते हैं, जैसे कि देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया फॉरेस्ट और जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है, तो जब वायलेंस होगा तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि जो फैब्रिक है, जो एक इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है सोसाइटी की, वो भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा इकोनॉमिकली भी, जब किसी एरिया में वायलेंट क्लासेस होंगे या कन्फ्लिक्ट होगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट उस एरिया में नहीं आएगा, और इस कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करेगा। और साथ में जो उस एरिया में जो सिक्योरिटी पर्सनल हर स्टेट एम्प्लॉय करेगा उसके कारण कॉस्ट बढ़ेगा। ये आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है। तीसरा है आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। देखिए, जो भी ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गया या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, ये एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, एक सिंगल स्टैंड अलोन डिस्प्यूट नहीं होता, बल्कि इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। मतलब कि एक रीज़न, कहीं किसी एक रीज़न के कारण बाकी भी जो डिस्प्यूट्स हैं स्टेट के बीच में वो भी बाहर आने लगती हैं, तो एक चेन रिएक्शन का ये काम करता है, और स्टेट्स के बीच में जो ट्रस्ट इशू है और ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट है कि जो सेसनेस टेंडेंसीज हैं, जैसे कि नागा, जब हम ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं तो उसमें डिमांड है कि कई सारे स्टेट्स के को मिला के वो जो ग्रेटर नागालैंड का बात होता है कि जो और भी स्टेट्स हैं उनके भी एरिया इसमें होंगे। तो ऑफ कोर्स जिन जिन स्टेट्स जिनका एरिया ग्रेटर नागालैंड में आएगा वो इसको सपोर्ट नहीं करते, तो जो सेसनेस टेंडेंसीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहली तो बात वही है कि जो स्टेट कमिटीज़ हैं, जो भी स्टेट लेवल पे एक्शन लिया जा सकता है उसको लेना चाहिए। दूसरा है कि जो पीस एंड ट्रांसक्विलिटी है बॉर्डर एरिया पे, डिस्प्यूटेड एरिया पे, उसको मेंटेन करना चाहिए। जहाँ भी ज़रूरत हो जो हमारा टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, जैसे कि हो गया आपका यूएवी या फिर सैटेलाइट इमेजरी, ये सारे आपके स्टेप्स लेने चाहिए। तीसरा है कि आप ऐसा भी एरिया बना दो कि वो नो मैंस लैंड है, ना असम का है ना मेघालय का है, वो दोनों का है, दोनों उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी एक के पार्टिकुलर क्षेत्र में नहीं आएगा, या नो लूज नन जीरो सम गेम। तो इस तरह से हम स्टेट वाइज भी जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथा है कि जो इंटरस्टेट काउंसिल, मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हों जैसे इंटरस्टेट काउंसिल, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जैसे कि जोनल काउंसिल, इनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इनका और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मीटिंग होना चाहिए, और इनको यूज़ करना चाहिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स। ठीक है।
नेक्स्ट है कि टाइम बाउंड रिजोल्यूशन, मतलब ऐसा ना हो कि कोई डिस्प्यूट है और उसको लंबे टाइम तक खींचा जाए, जहाँ भी पॉसिबल हो उसका टाइम बाउंड सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ट्रिब्यूनल्स कैन बी एस्टेब्लिश टू हियर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर ओल्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो एक टाइम के अंदर सॉल्व होना चाहिए ताकि चीज़ें खींचे ना, पॉलिटिसाइज ना हो, उसको बिना पॉलिटिसाइज किए अच्छे से सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है कि जो क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मतलब कि देखिए जब भी स्टेट और स्टेट के बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो ऑफ कोर्स यूनियन गवर्नमेंट को एक बड़े भाई का रोल प्ले करना पड़ता है और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है कि लोग जो स्टेट हैं उनके बीच में फ्रेटर्निटी बनी रहे। सातवां है पॉलिटिकल एफर्ट। देखिए कोई स्टैंड अलोन एफर्ट इसमें काम नहीं लगेगा, हर तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए, एनजीओज़ हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, वहाँ के लोकल पीपल टू पीपल कनेक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने टोटली ओवरऑल समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।